हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टी अड्डा। आज का हमारा टॉपिक है बौद्धकालीन 16 महाजनपद। इस वीडियो के माध्यम से हम 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ क्या थीं तथा उनको मैप के माध्यम से उनका लोकेशन देखेंगे। इसके अलावा हम 16 महाजनपदों का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि 10 महाजनपद थे जो कि गंगा घाटी में थे। इसके अलावा जो 6 महाजनपद थे जो गंगा घाटी में नहीं थे। और इसमें हम देखेंगे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ-कहाँ मिलता है तथा ये महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई तथा इसकी विशेषताएं क्या थी। तो हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं 16 महाजनपद। तो इसमें से हम देखते हैं ये हमारे महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। उसमें से गंगा घाटी में 10 गंगा घाटी में थे। इसके अलावा कहाँ थे? जो 6 थे 06 जो कि गंगा घाटी में नहीं थे। उनमें कौन कौन से है? नंबर 1 गांधार, नंबर 2 मत्स्य, नंबर 3 अवंती, नंबर 4 अस्मक, नंबर 5 कम्बोज। ये भी गंगा घाटी में नहीं था कम्बोज। नंबर 6 आएगा हमारा चेदी। तो इनको हम इस पहले लोकेशन के माध्यम से देखते हैं फ्रेंड्स। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें से जो चेदी है ना, ये बहुत प्रसंग, इसमें लोग धोखा खा जाते हैं। ये सोचते हैं चेदी है जो गंगा घाटी में नहीं है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, तो उसको गंगा घाटी क्षेत्र में मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गंगा घाटी में नहीं आता, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे निम्न में से कौन सा महाजनपद है जो गंगा घाटी में था। तो उसमें से ये दे देंगे तो इसमें चेदी भी दे देंगे, तो 2 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें बंदे इधर में फंस जाते हैं चेदी में। तो देखिए इनका लोकेशन देखते हैं हम इनका। देखिए ये रहा ये रहा हमारा गांधार, कम्बोज। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। इसके बाद आता है कम्बोज की राजधानी थी हाटक। इसका क्षेत्र कौन सा है? राजौरी हजारा जो पाकिस्तान में वो वाला क्षेत्र आता है इसके अंदर। और इसमें जो गांधार में रावलपिंडी पेशावर वाला क्षेत्र आता है। इसके अलावा जो गंगा घाटी में नहीं था वो कौन से? 2 तो इधर हो गए नॉर्थ में, इसको ध्यान रखो। 2 तो नॉर्थ में हो गए जो गंगा घाटी में नहीं थे, क्योंकि यहाँ गंगा है नहीं, गंगा तो इधर गई, यहाँ से निकल के इधर कहीं से जाती है, इधर होते हुए चलती है, इधर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 हो गए इधर। तीसरा कहाँ है? मत्स्य। ये रहा वो राजस्थान में जयपुर, अलवर, भरतपुर का कुछ क्षेत्र इसके अंदर आता है। जयपुर और भरतपुर कुछ क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है वो आता है। इसके अलावा ये चेदी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मात खाते हैं, क्योंकि इसको गंगा घाटी में समझ लेते हैं कि गंगा घाटी में नहीं है। ये चेदी क्या है? इसकी राजधानी शक्तिमती कहीं मिलता है, कहीं सुक्तिमती मिलता है। तो इसका जो यूपी का, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, वो इसके अंदर आता है। अब इसके बाद आता है अवंती, जो कि मालवा क्षेत्र में। अवंती की वही 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिण की थी माहिष्मती। इसमें से कई मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन से जो महाजनपद थे उनकी 2 राजधानियाँ थीं। ठीक है, उसके बाद आता है अस्मक। ये अस्मक है। अस्मक इसकी राजधानी थी, उसको पोटली, कहीं पोर्तन बोला जाता है। ये इसमें गोदावरी नदी क्षेत्र आता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्न में से कोई दे दिया जाएगा, निम्न में से कौन सा महाजनपद तो दक्षिण भारत में था? तो ये दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद था, महाजनपद था, जो था अस्मक। अब हम और जो महाजनपद था जो गंगा घाटी में थे उनका लोकेशन देखते हैं। तो हम देखेंगे जैसे कुरु राष्ट्र, जो महाभारत कालीन वाला कुरु राष्ट्र है ना, वही है ये। इसके अंदर जो कुरु राष्ट्र का इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और इसके अंदर क्षेत्र कौन सा आता है? दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली से जो लगा हुआ क्षेत्र है चारों तरफ का, ये वाला आता है। दिल्ली, हरियाणा, मेरठ, ये वाला जो उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है वो आता है इसके अंदर, कुरु राष्ट्र के अंदर का। इसके बाद सूरसेन, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा।
सुदर्शन की राजधानी क्या थी? मथुरा। ठीक है, तो इसके अंदर जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र है वो आता है, पता है, पांचाल। पांचाल इसकी भी दो राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की अय क्षेत्र थी और दक्षिण की काम्पिल्य थी। इसके अंदर क्षेत्र कौन सा आता है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो यूपी का, जो उत्तर प्रदेश में आता है इसका क्षेत्र सारा, जिसके अंदर बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र इसके अंदर अंतर्गत आता है। इसका हम देखते हैं कौशल। ये रहा कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, उसके बाद वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और ये इसके अंदर इलाहाबाद का क्षेत्र आता है। अब हम देखेंगे मल की राजधानी थी कुशावती। मल की राजधानी क्या थी? कुशावती। इसके अंदर कौन सा क्षेत्र आता है? इसके अंतर्गत आता है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। उसके बाद देखते हैं हम काशी। ये रहा काशी की राजधानी थी वाराणसी। तो हम इसमें से देखते हैं, इसमें से जो 16 महाजनपद थे उनमें से 14 में क्या था? राजतंत्रात्मक शासन था और 2 में गणतंत्रात्मक। तो गणतंत्र वाले कौन से थे उसको हम ध्यान से देखेंगे। उसको थोड़ा मैं आपको इसमें से बताता हूँ, इनको उठाने के बाद सबको बताता हूँ मैं आपको। बताता हूँ मैं आपको। जो मल्ल है ना, एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी इसमें, और ये वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ये भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसके का मतलब 16 में से 14 राजतंत्रात्मक और ये वाले 2 इसमें से हो गया मल्ल और वज्जी। इसको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन दे देंगे कि निम्न में से कौन से महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी या नहीं थी, जो भी डाल देगा इनका नाम कहीं दे देगा, उसी हिसाब से आपको जो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं और भी महाजनपद है, उनका भी नाम देख लेते हैं। ये रहा, उसके अंग की राजधानी थी चंपा। ये रही। इसके अंदर कौन सा क्षेत्र आता है? इसके अंदर भागलपुर, मुंगेर वाला क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। और इसके अलावा मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह, पटना, पाटलिपुत्र। ये चेंज होती रही समय समय पर। जब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, तब हम इसको देखेंगे कौन सी राजधानियाँ किसने राजधानी बनाई, इसकी मगध की कौन सी राजधानी कौन से शासक ने बनाई, प्रारंभ में क्या राजधानी थी, बाद में कौन से शासक के समय पर कौन सी राजधानियाँ रही इसकी, क्योंकि इसकी राजधानी परिवर्तित होती रही है समय के अनुसार। तो हमने सभी महाजनपदों को लोकेशन भी देख लिया। अब हम इनका वर्गीकरण जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कितने महाजनपद थे? 16। ये रहा 16 महाजनपद थे, उसमें से 10 गंगा घाटी में थे, 10 गंगा घाटी में, और 6 जो कि गंगा घाटी में नहीं थे। ठीक है, उनका नाम भी आ गया। इनको याद रखना चाहिए। इसको ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत सभी को जो भी है सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, किसी में भी पूछा सकता है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े में। उत्तर प्रदेश के जो मैक्सिमम एग्जाम उनमें से तो इसमें से बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन बनता ही है, महाजनपद काल से और बौद्ध काल से, जैनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो ये 6 महाजनपद हैं, इनको भी याद रखना चाहिए। गंगा घाटी में नहीं थे ये। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा सारे पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में, और इवन यूपीएससी में भी कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसको। इससे संबंधित क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि रिपीट क्वेश्चन हो, हाँ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा था, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। ठीक है, हम देखते हैं 16 एक और वर्गीकरण है 16 महाजनपदों का, तो एक देख लेते हैं। तो इसमें थे कितने थे? 16। इसमें थे। अब गंगा घाटी वाले वो सीन तो हमने पढ़ लिया। अब कर लेंगे 14 राजतंत्रात्मक। चौदह में क्या थी? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, और 2 में गणतंत्रात्मक थी। अब राजतंत्रात्मक से क्या मतलब हमारा? राजतंत्रात्मक से मतलब है कि उसमें एक राजा, ऑटोक्रेट, तानाशाह
तानाशाह शासक कार्य करता। हालांकि इनमें क्या थी, एक मंत्रिपरिषद होती थी, लेकिन वो सिर्फ सलाहकारी होती थी मंत्रिपरिषद। राजा का आदेश ही कानून थे, वही सब कुछ था। और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्या था, इसमें बहुत सारे राजा होते थे। जो जनता थी वो अपने जैसे अपने प्रतिनिधियों को चुनती थी, वही राजा कहलाते थे। वो अपना जो भी नियम कानून बनाते थे उसके शासन प्रशासन चलाते थे उसी हिसाब से। ठीक है, तो ये कौन थे, 14 थे। तो 2 का नाम देख लेते हैं, जो तो बच्चे कुछ तो जो 14 बच के वही हो जाएंगे। तो पहला था मल, जो मैंने मैप में बताया था ना, मल। मल। दूसरा था वज्जी। इनको एक बार मैप से फिर दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं इसको। देखिए ये रहा, देखो ये रहा, देखो ये रहा हमारा मल। ये भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, इसकी राजधानी क्या थी, कुशावती। दूसरा था वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली। ये दोनों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि ये इनका उदय कैसे हुआ। महाजनपद थे तो महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 6ठी सदी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 6ठी सदी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, जो वैदिक कालीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये अगर कोई राइटिंग प्रैक्टिस, जो भी राइटिंग में किसी का सब्जेक्टिव पेपर रहता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक कालीन 6ठी शताब्दी क्या होता है, जो वैदिक कालीन कबीलाई प्रणाली थी ना, जो वैदिक कालीन कबीलाई प्रणाली थी उसका ह्रास हो गया। ह्रास हुआ। और क्यों हुआ ह्रास इसका, क्योंकि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, लोग स्थायी रूप से बस गए थे। देखिए इन्होंने घर बना लिए थे, अपने घर बना लिए, उन्होंने स्थायी रूप से बसने लगे। और बसने लगे, क्यों बसने लगे, क्योंकि उनका कृषि है ना। पहले जो कबीलाई प्रणाली थी वो एक तरह से एक दूसरे पर आक्रमण करते या आखेट करते, उसका जो राजा था, जो युद्ध का स्वामी होता था, ना कि भूमि का। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लोहे का सबसे बड़ा कारण था, लोहे का प्रयोग हुआ। प्रयोग कब हुआ, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। लोहे का प्रयोग कब हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग हुआ, जिससे क्या हुआ, हल्के बहुत सारे फाल बनाए गए। हल्के फाल बनाए गए तो जो जमीन थी उसको उपजाऊ किया गया, जोता गया। उसके बाद जमीन उपजाऊ हुई तो उसमें फसल भी उगी। फसल उगी तो ये लोगों ने क्या किया, स्थायी रूप से एक जगह रहना प्रारंभ कर दिया। और राजा को नियमित रूप से कर भी दिया जाने लगा, जिससे कि राज्य प्रशासन धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि इसमें कर उगाने के लिए भी प्रशासन की जरूरत थी। और एक स्थायी रूप से बस चुके थे तो उनका क्षेत्रफल भी बढ़ रहा था, जनसंख्या भी बढ़ रही थी। तो धीरे ये होते होते क्या है, जनपद थे, जो वैदिक कालीन जो कबीलाई उससे जनपद बने, जनपद से धीरे धीरे बढ़ते गए। तो ये शासक थे, इसके कुछ शासक महत्वाकांक्षी निकले, उन्होंने सब पे कब्जा कर लिया। तो यही सब समझ के इन सब के बाद महाजनपद बन गए। तो आसपास के जो कबीले थे वो धीरे धीरे बसने लगे तो एक तरह से स्थायी रूप में बस गए, जनपद बने। तो किसी जनपद का शासक महान, जो ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, वो अपने राज्य के क्षेत्रफल का विस्तार करना चाहता था, तो उन्होंने आसपास के जो जनपद थे उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उनके अपने राज्य में मिला लिया, जैसे कि महाजनपद बने। इसी का उदाहरण है मगध। मगध ने यही किया था। ऐसा नहीं था शुरुआत से मगध इतना बड़ा था, क्षेत्रफल इतना बड़ा था, शक्तिशाली था। अब आगे हम पढ़ेंगे मगध के उदय में क्या क्या कारण सहायक रहे। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं इन्हीं सबके कारण ये सब प्रक्रिया हुई तो क्या हुआ, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। क्या हुआ, द्वितीय नगरीकरण।
एक मिनट देखिए। द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया हुई, शुरू हुई। अब कई लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो प्रथम नगरीकरण कौन सा था? तो हम देखते हैं प्रथम नगरीकरण क्या था। जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, हड़प्पा सभ्यता, उसको प्रथम नगरीकरण माना जाता है। हड़प्पा, ये सभ्यता प्रथम नगरीकरण, इसको हम प्रथम नगरीकरण मानते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो प्रथम नगरीकरण प्रक्रिया शुरू हुई प्रक्रिया थी, वो जो नगरीकरण था, और जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपद काल था उसको द्वितीय नगरीकरण माना जाता है। ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, द्वितीय नगरीकरण की विशेषताएं कुछ, क्योंकि द्वितीय नगरीकरण की विशेषताएं क्या है? लोहे का प्रयोग हुआ, लोहे का प्रयोग, 2 नंबर 2 आएगा उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, जिसको NBPW माना जाता है। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, मृदभांड का प्रयोग। तो अगर क्वेश्चन आए कि NBPW का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व या महाजनपद काल या बौद्ध काल, जो भी मान सकते हो, जो भी क्वेश्चन आए उस हिसाब से आपको टिक करना है का प्रयोग। ठीक है। इसके बाद आता है आहत सिक्के या पंचमार्ग, जिनको पंचमार्ग सिक्के भी बोले जाते हैं। आहत सिक्के, पंचमार्ग सिक्के, सिक्के, पंचमार्ग का प्रयोग। और देखो, पंचमार्ग सिक्कों का जब प्रयोग हुआ तो व्यापार वाणिज्य में भी धीरे धीरे प्रगति हुई। इसी इसका भी बहुत बड़ा ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हाथ सिक्कों की शुरुआत कब हुई, तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। हाथ सिक्कों का प्रचलन इसके बाद नहीं था, तो इसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व आता है, तो उससे पहले इसका अस्तित्व हमको नहीं मिलता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व पे जो पंचमार्ग सिक्के थे उनका अस्तित्व इससे पहले नहीं मिलता, इसके बाद ही शुरुआत छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही इनका प्रयोग शुरू हुआ था। ठीक है। अब देखते हैं इनका जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख कहाँ है। सर्वप्रथम तो इनका जो 16 महाजनपद, उनको नाम कहाँ मिलते हैं? 16 महाजनपदों का उल्लेख, इनका उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है? एक 2 जगह मिलता है। नंबर 1 है हमारा बौद्ध ग्रंथ है, जो कि अंगुत्तर निकाय है। दूसरा हमारा जैन ग्रंथ है, इसको भगवती सूत्र बोलते हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में हुआ है, तो हाँ, ये बात सही है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ में भी हुआ है, जैन ग्रंथ में भी हुआ है। एक और पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो ये 16 महाजनपद थे, जनपदों का उदय या अस्तित्व
अस्तित्व बुद्ध के जन्म से पहले ही हो चुका था। से पहले का है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में ये जो कथन कारण में पूछ सकता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख नहीं, 16 महाजनपद महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद अस्तित्व में आए थे या उनका उदय हुआ था। और एक पॉइंट में दे देगा, दूसरे पॉइंट में दे देगा क्योंकि 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हुआ है। तो हाँ, ये बात सही है, अंगुत्तर निकाय में उनका उल्लेख हुआ है, लेकिन ये बात गलत है कि 16 महाजनपदों का अस्तित्व था महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद आया था। ये गलत है क्योंकि उनका अस्तित्व उनके जन्म से पहले हो चुका था। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब हम कुछ अन्य ग्रंथों में उनके कुछ अलग नाम भी मिलते हैं, तो उनका भी हम देख लें। मैप के से थोड़ा बताऊंगा, मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा थोड़ा। जो देखिए, ये गांधार, गांधार का जो नाम है, इसको नाम शिवी भी मिलता है कुछ ग्रंथों में, इसका नाम शिवी क्या है, शिवी। शिवी, इसका जो गांधार का नाम है शिवी भी कुछ ग्रंथों में मिलता है शिवी, ठीक है। और जो कंबोज है इसका नाम दक्षाण, दर्शाण दर्शाण या दशाण जो भी है, कंबोज ये है। इसका कुछ ग्रंथों में नाम दर्शाण, दशाण, दशा, दर्शाण या दशाण जो भी मिलता है। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि शिवी कौन से महाजनपद का नाम था। तो ये रहा हमारा गांधार है, शिवी महाजनपद है। और दर्शाण या दर्शाण है जो है हमारा हटक, कंबोज, सॉरी कंबोज, उसकी राजधानी हटक थी, वो हमारा रहेगा, ठीक है। अब हम एक एक महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में कुछ स्पेशल, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं काशी, काशी से शुरू करते हैं। पहला हमारा महाजनपद आएगा काशी। काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। क्यों इसका वाराणसी पड़ा, क्योंकि वरुणा और 80 नदियों के संगम पर स्थित था। वरुणा और 80 नदियों का संगम, नदियों के संगम पर स्थित होने का इसका नाम वाराणसी पड़ा। एक मिनट, हाँ सही होगा। यहाँ का एक शक्तिशाली शासक था, क्या नाम था, बृहद्रथ। शासक शक्तिशाली था, शासक क्या नाम था, बृहद्रथ। शासक था। तो कौशल के राजा, ये जो वाराणसी था ना, ये देखो ये मैप में कहाँ है, गंगा के किनारे ही है, जो मतलब वाराणसी सबको सभी जानते हैं उसको। तो ये रहा काशी, ये रहा हमारा काशी, ठीक है। ये लोकेशन दिखा दिया, ये बोला, ये हमारा काशी है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, देखिए काशी। देखिए, तो काशी का जो विलय था किसने किया था, तो कौशल का राजा था एक कंस,
जिसने लंबे संघर्ष के बाद काशी को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। तो देखिए काशी का कौशल्य, कौशल का शासक कौन था? कंस ने काशी को जीत लिया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, काशी को इसने जीत लिया था। और सबसे अंततः किसने इसको मगध, अंततः क्योंकि ये काशी थे, कौशल थे, सारे मत जो मगध साम्राज्य था उसमें इनका विलय हो गया था, इसलिए उसको मगध का बहुत सारा विस्तार हुआ था, क्योंकि इन सब छोटे छोटे ये जो थे महाजनपद, इनको भी मिला लिया था उन्होंने, बहुत सारे महाजनपदों को। तो उनको हम आगे देखते जाएंगे। तो हम देखते हैं अंततः किसने किया? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था? काशी का मगध में विलय कर लिया। ये अब क्वेश्चन ये आता है कि कौशल के किस शासक ने काशी का कौशल में विलय किया था? ये था कंस। और मगध के किस शासक ने काशी का मगध में विलय किया था? ये था हमारा अजातशत्रु। ठीक है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल भी है, तो इसका हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम क्वेश्चनों में मिलता है इसका नाम काशी। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद। वैदिक कालीन ग्रंथों में इसका नाम मिलता है अथर्ववेद। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बौद्ध भिक्षुओं के जो वस्त्र बनते थे ना, बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र, वस्त्रों का निर्माण कहाँ होता था? काशी में। कहाँ होता था? काशी। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पर आएगा कौन सा महाजनपद हमारा आएगा? कौशल। दो कौशल। कौशल, कौशल की राजधानी क्या थी? कुशावती। ठीक है, मैं पे हमारे देखा था, आप चाहो तो वीडियो को दोबारा देख के उसका लोकेशन भी देख सकते हैं, दोबारा से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं उसको। कुशावती, ये रामायण काल की कौशल की राजधानी अयोध्या थी। ये कुशावती है, यही इसको नाम कुशावती, साकेत, अयोध्या, साकेत सब यही है। ये रामायण काल की राजधानी जो कुशावती थी, उसको अयोध्या, अयोध्या यही है, अयोध्या या साकेत, इसी के नाम सारे ये सब पूछा जा सकता है। वर्तमान में क्या है? श्रावस्ती की पहचान, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार बड़े बड़े बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछा भी गया, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जो श्रावस्ती था ना, श्रावस्ती कहाँ था? कौशल में। श्रावस्ती कौशल में था। ये श्रावस्ती बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है महात्मा बुद्ध के बारे में भी, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो ये आगे भी पढ़ेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी पहचान क्या था? ये आधुनिक समय में क्या है, इसको महेत, महेत से की जाती है। महेत, श्रावस्ती को आधुनिक समय क्या कहते हैं? महेत कहा जाता है। और एक है जैतवन बिहार, तो जैतवन बिहार था, जैतवन बिहार कहाँ था? कौशल में। जैतवन बिहार
इसकी आधुनिक समय में नाम क्या है? सहेत। सहेत, ठीक है। इन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या था? सहित महेत। इनको दोनों को, इसको जो श्रावस्ती था और जैतवन बिहार था, इन दोनों को सम्मिलित रूप से सहित महेत कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या तो इसका नाम पूछ सकता है वर्तमान आधुनिक क्या बोलते हैं, या फिर जैतवन बिहार का नाम पूछ सकता है वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, या कुशावती का वर्तमान नाम क्या है, इसका साकेत, अयोध्या, ये सब एक ही है, तो इनको ध्यान से देखना। सहित महेत, ठीक है, सहित महेत। तो यहाँ का शासक कौन था? कौशल का बौद्धकालीन था, बौद्ध समकालीन प्रसेनजित। प्रसेनजित शासक था यहाँ का। और इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? क्यों प्रसेनजित किया था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था इसने, तो इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? ये है खेमा। खेमा ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था इसको। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसेनजित था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसको बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो ये था खेमा। खेमा ने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और जो बौद्ध और अगर देखते हैं महात्मा बुद्ध और प्रसेनजित के मध्य जो भेंट हुई थी, तो प्रसेनजित की भेंट का वर्णन कहाँ है, कहाँ पर अंकित है? तो भूत स्तूप पर की भेंट का वर्णन भरहुत जो स्तूप है ना, उस पर अंकित है। भरहुत स्तूप पर अंकित मिलता है इसका वर्णन। तो एक है बौद्धकालीन ग्रंथ है जो मध्यम निकाय है। ये भी बहुत, ये कौशल को देखते तो ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। महाजन मध्यकाल वाले मध्यम निकाय, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में वर्णन है कि इसमें इसने जो प्रसेनजित था, इसने बोला था कि भगवपी कौशलको अहमपि कौशलको अहमपि असिठिको भगवपी असिठिको, अर्थात बौद्ध भी कौशल के है और मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 साल के है, मैं भी 80 साल का हूँ। इसलिए मुझे महात्मा बुद्ध के जो अस्थि अवशेष थे, जो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष थे, उनमें मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसने इस आधार पर महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों में अपना हिस्सा मांगा था कि भगवान बुद्ध भी कौशल के थे, मैं भी कौशल का हूँ, वो भी 80 साल के थे, मैं भी 80 साल का हूँ, तो मुझे उनके अस्थि अवशेषों में हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ का शासक जो प्रसेनजित ने क्या किया था? प्रसेनजित ने जिनकी पुत्री थी वाजरा, इसने अपनी पुत्री वाजरा का विवाह कैसे किया? अजातशत्रु से किया। वाजरा अजातशत्रु से विवाह किया और इसे दहेज में क्या दिया? काशी का प्रदेश दे दिया, काशी दे दिया। दादी जो दहेज में काशी का प्रदेश दे दिया, क्योंकि जो यहाँ का जो कौशल का पहले शासक कौन था? जो कंस ने जो काशी को अपने अधिकार में ले लिया था। तो प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजरा का विवाह किससे किया था? अजातशत्रु से किया था और उसे दहेज के रूप में काशी का प्रदेश दे दिया।
एक और इसमें फैक्ट है, जो जो राजा था ना, जो प्रसेनजीत, कौशल का राजा प्रसेनजीत था, कपिल वस्तु के शाक्यों, ओके, कपिल वस्तु के जो शाक्य थे उनके साथ एक वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था, परंतु जो शाक्य थे ना, जो कपिल वस्तु के शाक्य थे, वो इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहते थे, जो प्रसेनजीत थे, लेकिन ये उनसे करना चाहता था। तो उन्होंने परेशान होकर क्या किया, जो राजकुमारी थी, राजकुमारी के बदले एक दासी थी उनकी, दासी क्या नाम था, दासी का नाम था वासव खतिया, वासव खतिया, या उसको या मल्लिका भी बोला जाता है, मल्लिका भी बोला जाता है, वासव खतिया मल्लू का था। उन्होंने क्या है, इसका जो कपिल वस्तु के शाक्य, उन्होंने इसका विवाह किससे करा दिया, किससे कर दिया, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत से विवाह कर दिया। अब इनसे पुत्र जो जन्मा था उसका नाम था विड्डूब, विड्डूब नाम का जो था, विड्डूब या विरुद्धक भी नाम बोला जाता है उसका, विरुद्धक, विरुद्धक, इसका जन्म हुआ था। और जो विरुद्धक थे उसने अपने कुल का अपमान, क्योंकि अपमान किया था उन्होंने, जो प्रसेनजीत था जो कपिल वस्तु के जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था, जबकि उन्होंने धोखे से अपनी दासी से, जो जिसका नाम था वासव खतिया या मल्लिका था, उससे प्रसेनजीत का विवाह करा दिया। उसे विड्डूब या विरुद्धक नाम का लड़का जन्म हुआ, लड़के का जन्म हुआ। जब ये शासक बना तो उसने क्या किया, अपमान का बदला लेने की ठान ली, और प्रसेनजीत के पुत्र जो विड्डूब था उसके मंत्री दीर्घ चारण के साथ, जो विड्डूब था, ये जो विड्डूब है ना, इसने अपने मंत्री कौन था, दीर्घ चारण के साथ, मंत्री कौन था, दीर्घ चारण, ठीक है, दीर्घ चारण के क्या किया, इसके साथ षड्यंत्र किया और प्रसेनजीत को अपदस्थ किया, स्वयं शासक बना। उसके बाद क्या है, इसने कपिल वस्तु के शाक्य में आक्रमण कर दिया, नरसंहार किया, कपिल वस्तु पर आक्रमण किया, किसने किया था, विड्डूब ने, ठीक है, विड्डूब ने इसके सहायता से, जो दीर्घचारण था मंत्री, इसने अपने जो प्रसेनजीत था इसको अपदस्थ किया और स्वयं शासक बना, और इसने क्या कपिल वस्तु पर आक्रमण कर दिया, जिससे कि वो, क्योंकि वो गुस्सा था कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया गया, उसके साथ एक तरह से कलंक है ये कि दासी से शादी करा दी इसके कुल की, तो अपने कुल का बदला लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन क्या हुआ, जब विड्डूब अपनी संपूर्ण सेना, जब जो नरसंहार किया, आक्रमण किया, उसके बाद जब वापस आ रहा था तो अपनी संपूर्ण सेना सहित अचरावती या राप्ती नदी की बाढ़ में नष्ट हो गया, ठीक है। तब आक्रमण किया, उसके बाद वापस आ रहा था, वापस आते समय क्या हुआ, संपूर्ण सेना सहित अचरावती या राप्ती नदी में डूब गए, तो सारी बाढ़ आई थी उसमें, तो सारे सब चले गए, डूब गए। तीसरे नंबर पर हमारा आता है अंग, कौन सा महाजनपद है, अंग। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए।
इससे कि ज़्यादा व्यू रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगा और मैं नए ऐसे ही इसे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जो भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो करने की कोशिश करूंगा। देखिए अंग, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा, राजधानी क्या थी? चंपा, जिसको पुराणों में मालिनी नगरी भी कहा गया है। मालिनी नगरी, अगर क्वेश्चन पूछा था मालिनी नगरी का संबंध किससे है तो ये अंग, अंग महाजनपद से है। मालिनी नगरी का संबंध अंग महाजनपद से आता है। ठीक है, बिंबसार ने अब अंग का अस्तित्व समाप्त किसने किया था? बिंबसार, जब मगध का शासक था बिंबसार। बिंबसार ने क्या किया? अंग को पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब देखा जाए तो जो मगध की शुरुआत है ना, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि बिंबिसार ने शुरुआत सबसे पहले अंग महाजनपद था जिसको के मगध महाजनपद में मिलाया गया, और इसका प्रशासक किसको बनाया उसने? अपने पुत्र अजातशत्रु को। बिंबिसार ने चंपा जो अंग की राजधानी थी उस पर आक्रमण किया और उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसका प्रशासक अपने पुत्र अजातशत्रु को मिला। ये मगध साम्राज्य की शुरुआत थी। बृहद मगध साम्राज्य बोल सकते हैं इसको। उसकी जो बनने की प्रक्रिया में ये शुरुआत थी अंग का मिलाया जाना। तो सबसे पहले किसको मिलाया गया? अंग को। ठीक है, उसके बाद किसको मिलाया गया था? जो काशी को, क्योंकि जो कौशल की राजधानी थी, कौशल पर अजातशत्रु ने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया। तो जो कौशल ऑलरेडी इसको काशी को अपने साम्राज्य में मिला चुका था, इसलिए वो दोनों भी इसमें मिल गए। ठीक है, देखते हैं मगध। मगध ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस समय हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में मगध का उत्कर्ष है जो कैसे हुआ पूरा बहुत लंबी कहानी है, तो इसमें अभी हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद था, ये वाला ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली था। शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था? तो ये मगध था। ये आ सकता है क्वेश्चन में, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद। ये सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। जो अंग तथा मगध, ये जो दोनों थे, अंग व मगध, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, किसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है। ये थोड़ा छोटे एग्जामों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट ग्रेड का असिस्टेंट प्रोफेसर का नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें डीपली पढ़ना पड़ता है। अथर्ववेद, इनका अथर्ववेद। और यहाँ के निवासियों को विरात्ति भी कहा जाता था। जो मगध थे निवासी, क्या कहा जाता है इनके निवासियों को? विरात्य। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ के निवासियों को विरात्य कहा जाता था? ये था अथर्ववेद, सॉरी मगध, मगध साम्राज्य के जो निवासी थे उनको विरात्य कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आगे जो भी मेरे वीडियो आएंगे उसमें नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हो सके तो लाइक भी कीजिए।
थैंक यू फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमारा आएगा 5वां पॉइंट आएगा बथ। इसके बाद के जो भी मार्जिन पद है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो गए पार्ट 2 के नाम से आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी प्राप्त करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि अपने दोस्तों, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जो भी है उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि जहाँ तक कोशिश मैंने की है, बहुत सारा जो कंटेंट देने का कोशिश किया है, गागर में सागर भरने का एक तरह से कोशिश किया है। तो प्लीज़ देखिए, मैंने बहुत सारा दिया है, इसमें कंटेंट बहुत अच्छा दिया है मैंने, पूरे मैप के माध्यम से समझाया है, सब क्वेश्चन भी बताया किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उनके माध्यम से भी बताया है। क्योंकि मैंने ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ PYQ बेस्ड है पूरा, क्योंकि PYQ मैं पढ़ चुका हूँ और मैंने जो थ्योरी भी पढ़ी है उसी के बाद मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे मालूम है इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, तो उसी हिसाब से मैंने पढ़ाया है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।